हमारे साथ हमारे सारे पैनलिस्ट तो जुड़े हुए हैं। भागवत साहब हैं हमारे साथ मनीष संतोष मीना भी हैं और अक्षय के साथ साथ सुमित मूलचंदानी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इन सारी खबरों में से, वो है L&T फाइनेंस। संतोष मीना, आप L&T फाइनेंस को कब से ट्रैक कर रहे हैं? काफी समय से। जी अजय सर। लेके आइए लंबा चार्ट डायरेक्टर साहब। देखता हूं मैं इनकी याददाश्त कितनी तेज है संतोष जी की। आपको याद है इन्होंने 2 साल पहले जब 80 रुपए का भाव था, लेके आइए और लंबा चार्ट ला सकते हैं डायरेक्टर साहब। 80 रुपए का जब भाव था तो एक कमेंट्री निकाली थी, ऑब्वियसली क्योंकि भाव नहीं होता है तो क्यों देखें, 90% बाजार तो भाव देखता है, उसके बाद बाकी की तफ्तीश शुरू करता है। 80 रुपए पर उन्होंने एक कमेंट्री निकाली थी, उस नोट का नाम लिखा था विजन 2026। आपको याद है? शायद आपको याद नहीं है, पकड़े गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए मैं अपने व्यूअर्स को याद दिला देता हूँ कि मुस्कुराहट बता रही है कि आपने ध्यान नहीं दिया। 80 रुपए पे उन्होंने एक नोट निकाला था और कहा था देखिए हमारा इस समय बहुत बुरा हाल है, खस्ता हाल है। एक्सेप्ट किया था, एक्नॉलेज किया था। यहाँ से हमारी जो अटेम्प्ट है वो है ROA बढ़ाना, ग्रोथ बढ़ाना, अपनी बैलेंस शीट को एकदम पिरामल इंटरप्राइजेज जैसा हाल था, 70-80% होलसेल थी और 20-30% रिटेल, उसको 50-50 करना। और उन्होंने तमाम एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी कि हम ये करेंगे 2026 मार्च तक। ये कौन सा महीना कौन सा साल चल रहा है? 2004 एंडिंग। यानी उन्होंने अपने 5 साल के टारगेट 2.5 साल में पूरे करते हुए नजर आए। भाव देखिए आप, 80 वाला मुझे याद है वो उससे 60-70-80 के आसपास हुआ करता था, वहाँ से वन साइडेड 180, और अब बड़े बड़े लोगों के टारगेट आ रहे हैं। और इस रिजल्ट सीजन में आप उनकी कमेंट्री देखिएगा, L&T फाइनेंस की नज़र रखिएगा, क्योंकि लोग पूछेंगे साहब आपने तो जो टारगेट बताया तो पहले ही अचीव कर लिए, अब आगे के लिए क्या? इस बैकग्राउंड में क्योंकि आप फंडामेंटल भी देखते हैं, 180 पे भी क्या इसको लेना बनता है, ये है सवाल। जी उस समय यस, मुझे वो अपडेट तो ध्यान नहीं, लेकिन यस स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में उस समय बहुत नेगेटिविटी बहुत जरूर थी, इस काउंटर को लेकर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था दूसरे फाइनेंस स्टॉक को, लेकिन अब इसमें मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है 175 180 के आसपास, तो नियर टर्म में यहाँ पे कुछ पॉज जरूर देखने को मिलेगा। बट पोटेंशियल है कि जो इसके जो हाई थे 2017 के, जो NBFC क्राइसिस के पहले के हाई लगाए थे इसने 200 के आसपास के, वो इजिली अचीव होते नजर आएंगे। जिसके पास है उसको होल्ड रखना चाहिए। फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो कोई यहाँ पे से अगर कोई डिप मिलता है अराउंड 160 155 के आसपास, तो एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, ये तो कॉल हो गई L&T फाइनेंस पे। एक और स्टॉक के ऊपर आज आपको नज़र रखनी पड़ेगी, वो है डाबर। और डाबर के साथ साथ मैरिको। कल ऑलरेडी डाबर चलना शुरू हो गया था, डेज हाई बंद हुआ, करीब 560-70 के करीब आ गया है मैरिको। डाबर के साथ साथ इमामी, वो भी रूरल सेंट्रिक कंपनी, ये देखिए डेज हाई पे बंद हुआ। कहीं ना कहीं सुमित, ये कंज्यूमर नेम जो है अब रिबाउंड करने के मूड में नजर आते हैं। ITC को तो मैं मानूंगा भी नहीं, ITC तो वन साइडेड ऑलरेडी 470 के ऊपर बंद हो गया है। आप कंज्यूमर नेम में, स्पेशली रूरल सेंट्रिक कंज्यूमर नेम्स में किसको लेंगे आप? मैरिको, डाबर में से कोई चार्ट सबसे मजबूत कौन सा दिखता है जहां पे बॉटम बन गया हो? चार्ट की बात करें तो बिल्कुल डाबर को आप देखिए, डेली में वीकली में काफी एक अच्छा अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ है, जो था करीबन 520 की लेवल का। तो यहाँ पे जो अप्रोच रहेगा वो सबसे पहले तो डाबर के लिए ही रहेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 100 मूविंग डे एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को जो एक सपोर्ट अभी लेटेस्ट बनाया, दैट इज वाज अराउंड 545। तो यही हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। हमें लग रहा है कि ये अपना पिछला जो स्विंग था 595 के करीबन, यहाँ पे जाने के लिए अप्रोच हो सकता है। तो पहला जो राउंड बॉटम टारगेट रहेगा दैट विल बी 596। 596 के ऊपर अगर वीकली आ रहा है तो फिर बिल्कुल, और आप इसे होल्डिंग पीरियड के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कल हमने इनफैक्ट देखा भी था, स्टार्ट में ही आपको इमामी जैसे काउंटर्स में मूव दिख गई थी। तो जो रिटेल रूरल कंजम्पशन थीम पर जो स्टॉक्स थे उनमें कल एक्शन दिखा था। अब आज देखना होगा कि आज ये कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो लगातार बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं, ये रेलवे सप्लाई चेन में है, जुपिटर वैगन्स, इसको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। क्या और फर्दर अपसाइड इस स्टॉक में? बड़ी चाल ये चल चुका है। इनफैक्ट आप 1 साल का चार्ट देखें, मल्टी बैगर रहा है जुपिटर वैगन्स पे, लेकिन अब यहां से और कितना अपसाइड बाकी है? क्या इन लेवल्स पर आप अब भी बाइंग करेंगे अक्षय?
जी बिल्कुल, मल्टी बैगर रहा है जुपिटर वैगन्स और अभी भी काफ़ी अपसाइड बाकी है, ये मेरा मानना है चार्ट ट्रेडिंग देख के। अगर थोड़ा आप वीकली चार्ट देखें तो गए 4 हफ्ते से एक कंसोलिडेशन में है, बस अभी एक लॉन्च होने की तैयारी है। 325 का एक बेस बन रहा है धीरे-धीरे और मेरा मानना है जल्दी आपको ये लॉन्च जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको 375 से 400 ये टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा आपको ये ट्रेड में टाइम देना है, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन शायद लग जाए। पर पॉजिटिव व्यू मेंटेन करता हूँ, 325 के नीचे आपको स्टॉप रखना है और 375 और 400 ये 2 आपके टारगेट एरिया बनेंगे। ऑलराइट, ये तो बात हुई जुपिटर वैगन्स की, लेकिन और कुछ और जहां पर न्यूज़ फ्लो था एनएचपीसी में, वहां पर भी उन्होंने एक जीपीसीएल के साथ, गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है। 4,000 करोड़ लगाएंगे एक प्रोजेक्ट में, हाइड्रो स्टोरेज का ये प्रोजेक्ट होगा। एनएचपीसी पर क्या मोमेंटम है? ऑलरेडी ये स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर किसी को एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढ सकते हैं संतोष? यस, ये स्टॉक भी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। एंट्री करंट लेवल पे भी वैसे की जा सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी और अपसाइड नजर आती है। एटलीस्ट 77 की टारगेट नजर आता है। अभी करंटली स्टॉक 69 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे भी खरीदते हैं तो आपके लिए और अभी भी 7-8% का अपसाइड बचता है। नीचे आपके लिए सपोर्ट जो रहेगा 67 रुपीज का रहेगा। ठीक है जी, ये तो हो गई एनएचपी। ये एसजीवन में भी बात करना चाहिए। हाँ, एसजेवीएन, सतुलित जल विद्युत निगम, ये जो है बहुत ही अमेजिंग स्टॉक है। 15 रुपये पे एक दिन एक समय में ट्रेड हुआ करता था, काफ़ी चला है नीचे 3-4 साल से, बहुत अग्रेसिवली डिस्कस होता नहीं है। अब क्योंकि सारे ट्रेडिशनल पावर स्टॉक्स भी डिस्कस हो रहे हैं, तो मैं ये 2 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा सुमित के साथ, एक एसजेवीएन और एक नया स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको ज़रूर से अपने रडार पर रखना चाहिए, जीएमआर पावर। 55 रुपये का स्टॉक है ये, एसजेवीएन और जीएमआर पावर। सुमित जी, यहाँ पे अगर चार्ट की बात करें तो देखिए एसजेवीएन काफी अच्छा एक बुल रन दे चुका है। अभी लेटेस्टली आप देखेंगे तो एक 20 दिसंबर का जो फॉल आया था, वहां पे स्टॉक ने डाउनसाइड दिखाया था, लेकिन वही अब उसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। काफी अच्छा एक बाउंस बैक दिया था 83 के लेवल से। तो मेरे लिए अभी भी 83 का जो लेवल है वो 50 डे मूविंग एवरेज भी रहेगा। तो जिनके पास एक लॉन्ग टर्म नजरिया है या फिर 3 से 6 महीने का होल्डिंग है, बिल्कुल अब यहाँ पे बने रहिए, 83 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड में अभी भी थोड़ा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है, जो करीबन 108 तक ये पहला टारगेट हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल एक होल्ड का नजरिया रहेगा और फ्रेश मोमेंटम 96 के ऊपर अपसाइड जा सकता है, तब आप एक फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। बात है। हमारे साथ सनी अग्रवाल भी आ गए हैं बाय द वे। सनी अग्रवाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फंडामेंटल से बात करने के लिए। सनी, ये रियल एस्टेट स्टॉक्स में कल एक धमाकेदार तेजी हमने देखी है। 10-10%, मतलब सुबह 15%, 16% सुबह चला है। ऐसा लग रहा था कि आज ही बाजार ने रियल एस्टेट स्टॉक डिस्कवर किए हैं, जबकि ऐसा फैक्ट तो नहीं है। वॉल्यूम 2 साल से अच्छे आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि चलिए इन्वेंट्री घटी है, ये है वो है, सारे दुनिया भर के पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, लेकिन वैल्यूएशन अब आपको ये समझ में आ रहे हैं क्या? कहीं आपको रियली अंडर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, ये सब फेयर के ऊपर हो गए? Yeah, good morning everyone. I think yes, जिस तरह से अब आज मॉर्निंग या कल इवनिंग में जिस तरह से शोभा के नंबर्स आए हैं और नंबर्स आने से पहले ही हमने रैली देखी, जोरदार नंबर आए। एक बेसिकली 2 चीजों पे मुझे लगता है कि एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रिगर चल रहा है। एक है वॉल्यूम ग्रोथ पे और दूसरा है रियलाइजेशन पे। अगर आप शोभा के नंबर देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ भी और साथ में रियलाइजेशन भी 20 से 22% से एवरेज रियलाइजेशन बढ़ा है। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रीट को अब ये एक्सपेक्टेशन है कि जो नंबर थे अब अगले 4 से 6 क्वार्टर तक कंटिन्यू मोमेंटम बना रहेगा। बट हालांकि अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब वैल्यूएशन ओवरस्टेज भी लग रहा है। बट मुझे लगता है कि ये सेक्टर में एक वैल्यूएशन शायद काफी लंबे समय तक एक ओवरस्टेज हो सकते हैं। और उसका मुख्य कारण ये रहेगा कि बेसिकली जो 2 मैक्रो ट्रिगर जो मुझे लगते हैं, एक है अगर जो रेट कट साइकिल है सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 24 में आता है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑब्वियसली रियल एस्टेट कंज्यूमर होगा और एट द सेम टाइम रियल एस्टेट कंपनी। एंड सेकंड थिंग व्हाट आई फील कि जब जब इक्विटी मार्केट में एक अच्छा खासा मोटा पैसा बनता है तो उसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी रियल एस्टेट होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी शेयर मार्केट अच्छा करता है तो रियल एस्टेट में फंड फ्लो काफी बेहतर होता है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी काफी पैसे का इनफ्लो होता है।
And at the same time, we have seen this benefit flowing to the retail companies also. So if you see companies like Shoppers Stop, उन्होंने भी टाइम एंड अगेन अपने कमेंट्री में कहा ही है कि जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा करता है, हमने देखा है कि कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलता है। तो अगर किसी कोई नया कोई इन्वेस्टर है जो फ्रेश मनी डिप्लॉय करना चाहता है रियल एस्टेट कंपनीज में, तो मेरी उन्हें बाय ऑन डीप की सलाह रहेगी। अगेन आई मीन यू नेम द कंपनी, यू नेम द टेरिटरी, अक्रॉस द बोर्ड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। एक कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है जिसके ऊपर कल अपडेट आया वो है सेंचुरी टेक्सटाइल की का एक अपडेट आया लेटेस्ट प्रेजेंटेशन, और उसमें उन्होंने कहा है कि फॉर नेक्स्ट ईयर देयर जीडीपी वैल्यू विल बी अराउंड 5,000 करोड़, जो कि 3-3,500 करोड़ FY23 में था। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक डिसेंट अपमूव हमें अब यहाँ से भी और देखने मिल सकता है। ये तो बात हुई रियल एस्टेट की, लेकिन जिस तरह से तेजी के ट्रिगर्स डिस्कस हो रहे हैं, कितनी बड़ी तेजी ऑलरेडी स्टॉक्स में हो चुकी है और अभी कितना और मोमेंटम बाकी है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू होना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग स्टॉक्स रडार पे होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पोर्टफोलियो किस में बना के रखना चाहिए, ये सारी डिस्कशन आज की डिस्कशंस होंगी। 9:45 पर हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के पंकज कुमार भी होंगे, रियल एस्टेट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनसे समझेंगे कि इस वक्त कहाँ उन्हें वैल्यू दिख रही है, वैल्यूएशन का कंफर्ट कहाँ दिख रहा है, कौन से स्टॉक्स में, और उसके बाद फिर 11 बजे भी हम एक डिटेल डिस्कशन रियल एस्टेट पे करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। इनफैक्ट कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आई हैं आज। यूबीएस की एचएएल पे भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने अब भी कहा कि मतलब क्रेडिबल डिफेंस कंपाउंडर है ये, इतनी बड़ी चाल के बाद भी, इतनी बड़ी ब्रोकिंग फर्म, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स अब भी और टारगेट्स भी उन्होंने कहा है कि यहाँ से भी उन्हें लगभग 16% का CAGR दिखता है स्टॉक में। एचएएल पर और 2028 तक की बात उन्होंने की है। हालांकि बहुत सारे ऑर्डर्स, अब एक बार वॉच ये भी करनी चाहती है स्ट्रीट ये कि एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है इन बड़ी कंपनियों की, लेकिन ऑफ कोर्स ऑर्डर विजिबिलिटी को लेकर, ग्रोथ को देखते हुए एचएएल पर यूबीएस का एक बड़ा टारगेट भी आया। एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिफेंस स्टॉक्स को भी सनी के साथ। सनी, आप इस रिपोर्ट को पढ़ पाए, इस स्टॉक पर पर्टिकुलरली व्यू क्या होगा, या फिर डिफेंस स्टॉक्स में अब भी क्या ये तेजी बनी रहेगी, एचएएल को यहाँ से और कितने अपसाइड के लिए रखना चाहिए? या डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडिया में आफ्टर लॉन्ग टाइम डिफेंस और रेलवे ऐसा सेक्टर है कि जहाँ काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है अगले 5 या 6 साल के एंगल से अगर मैं देखता हूँ। आई मीन आप एवरी 15-20 डेज एक नया ऑर्डर मिलता है एंड दैट ऑर्डर का जो साइज है काफी बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो पहले एक कंसर्न हुआ करता था कि ये जितने भी ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेसेस हैं उसमें 1-2 साल का एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखेगा, फिर 2-3 साल तक फिर कोई रेवेन्यू नहीं आएगा। अब मुझे लगता है कि वो कंसर्न कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस रहा है रेलवेज और डिफेंस पे, मुझे लगता है कि अपकमिंग बजट में भी जो कि हालांकि वोट ऑन अकाउंट बजट रहेगा, उसमें भी एक कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है डिफेंस और रेलवे, इसमें जो एलोकेशन रहेगा फिर से बढ़ करके आएगा ईयर ओवर ईयर बेसिस पे देखूं। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू बनाए रखना चाहिए डिफेंस में। और अगर एचएएल पे बात करते हैं तो अगर जिस तरह से एचएएल की को बिग टिकट साइज ऑर्डर मिल रहा है, आई थिंक मेरा व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा। आई मीन वन कैन एक्सपेक्ट अ काइंड ऑफ 15% CAGR रिटर्न इन एचएएल ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 5 years। कंपाउंडिंग का काम ये स्टॉक में आपको दिखाई दे सकता है। बजाज ऑटो में एक बड़ा मूव आया था अक्षय, और उसके बाद वो थोड़ा ठंडा हो गया। हालांकि अभी बायबैक का अमाउंट और डिटेल्स और प्राइस वो सब अभी बाकी हुआ है ना, लेकिन 7,000 में आपको इस पे वैल्यू दिख रही है? बजाज ऑटो लार्जली अभी उसका बायबैक 8 तारीख को जो उसकी मीटिंग है, कितने रेट पे बायबैक होगा और एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा, उस पर शायद बहुत डिपेंड होगा कि शॉर्ट टर्म में ये मूव कैसा करेगा। बट ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है, बस ये कॉर्पोरेट एक्शन के चलते शायद थोड़ा साइडवेज रहे, कंसोलिडेशन में रहे स्टॉक। सपोर्ट जोन 6800 की है, अभी भी पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहा हूँ, थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड है फॉर कंफर्ट फॉर ट्रेडिंग पैरामीटर्स, बट व्यू पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। 7200 तक ऊपर जाने की क्षमता रखता है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। ओके, ऑलराइट। कुछ और जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं और अच्छे बिजनेस अपडेट्स आ भी रहे हैं बैंक्स में, फाइनेंस में, लेंडर्स में और एमएफआई स्पेस में भी। कल जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए, लोन पोर्टफोलियो इनका भी लगभग 31% बढ़ा है वाई ऑन वाई, लगभग 16,000 करोड़ के 16,400 करोड़ के पार निकल गया है, और डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं। क्या फिर से इनके नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन में पूरा रब ऑफ स्मॉल फाइनेंस पर, माइक्रो फाइनेंस स्पेस पर बन सकता है? संतोष,
आप यहाँ पर कुछ स्टॉक्स रडार पर होंगे? यस, ये स्टॉक्स की बात करें तो इस स्टॉक ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला है, लोअर लेवल बाउंस बैक किया है। हालांकि देखोगे तो लिस्टिंग के बाद इसने एक तेजी दिखाई थी, लेकिन 61 62 का एरिया एक सप्लाई जोन का काम किया था, तो वहां जाके फिर से एक थोड़ी सी सप्लाई आ सकती है। 62 के ऊपर अगर स्टॉक निकलने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है फिर तेजी बनेगी। और वैसे भी ये पूरी इंटायर स्पेस तभी थोड़ा सा बजेंगे, अपडेट्स आएगी तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बना रहेगा आने वाले दिनों में। ओके, ठीक है, चलिए बात करते हैं। कल अगर बाजार में सारे स्पेसेस में एक्शन था तो आपको फार्मा के कई सारे स्टॉक्स है वो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। फार्मा कल डिफेंसिव की तरह नहीं, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरह कल भी मूव दिखा रहा था। यहाँ पर फार्मा में बायोकॉन को एक बार डिस्कस करते हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छी मूवमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जिन पर नजर होनी चाहिए? एक बार फार्मा स्पेस में इस वक्त अक्षय कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं लार्ज कैप्स में जो रडार पर आ रहे हैं, और इनफैक्ट मिड कैप में भी जो रडार पर आ रहे हो? फार्मा क्षेत्र गए 10-15 दिन से काफी लाइमलाइट में है, बजिंग है, और रोलोवर्स जो भी देखे हमने जनवरी में काफी पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे जो बायोकॉन का आपने जिक्र किया, वहां बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिला है। उसने एक 275 का जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ट्रेडिंग रेजिस्टेंस, उसको पार किया है। तो आप जरूर बायोकॉन भी पहला स्टॉक होगा फार्मा से जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 275 का सपोर्ट और 300 का टारगेट। दूसरा स्टॉक यहाँ पे बनेगा डीवीज लैब, जहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में और अभी वापस मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है। तो 3950 पे ब्रेकआउट दिखा था, 4200 तक टारगेट है, तो ये दूसरा फार्मा स्टॉक रहेगा। और लास्ट रहेगा सिप्ला, जहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की तैयारी में है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिगेन कर सकता है। 1296 का रेट है, 1310 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ जाएगा और 1375 तक टारगेट दिखेंगे। तो सिप्ला, डीवीज लैब, ये और बायोकॉन, ये तीन फार्मा के स्टॉक्स आपको अपने बाय रेडार पे रखना चाहिए।